जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में लाए हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इसको लगाते हैं और अपनी तैयारी को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास भेजने का प्रयास करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या लिखा है ऑप्शन ए में? तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम देखते हैं कि हमको OMR मिलता है। क्या मिलता है? OMR सीट मिलता है ना। इसी पे तो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम टिक लगाते हैं। ठीक है। तो वही वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा है और उसमें क्या होता है? तो उसमें OMR का, यानी इसका O से होता है ऑप्टिकल, M से होता है मार्क और R से होता है रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। आप समझ गए इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए इनमें से क्या किया जाता है? तो चारों ऑप्शंस में से आपके सामने आंसर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सी इज राइट आंसर। दोस्तों यानी मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ गए इसको आप? देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो फ्रेंड्स, पोलराइड से गुजरने वाला पोलराइड से गुजरने पर प्रकाश ध्रुवण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ये ध्रुवण है, एक प्रकाश की घटना है। ठीक है, इसलिए मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये 12th क्लास की चैप्टर में पढ़ना है आपको। ठीक है, समझ गए इसको। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्रकाश तरंगें क्या हो सकती हैं? तो प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं। समझ गए इसको आप? देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की अनुप्रस्थ तरंगें हैं, जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। और प्रकाश तरंग की विशेषता है कि इसमें संचरण की दिशा के लंबवत अनेक कंपन तल होते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण जब पोलराइज्ड पदार्थ से गुजरती है तो यह एक कंपन के तल को पार होने देता है। ठीक है, अतः पोलराइज्ड पदार्थ से टकराने के बाद उस पार निकलने वाला प्रकाश एक ही तल में कंपन के स्वरूप होता है। ठीक है, तथा यह तल प्रकाश तरंग संचरण के लंबवत होता है। देख रहे हैं? तो यहाँ पे आप एक ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, उसको दिखाया गया है। यहाँ पे है अध्रुवित प्रकाश की अवस्था और यहाँ पे है ध्रुवित प्रकाश की अवस्था। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये अध्रुवित प्रकाश की है और यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश की अवस्था है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक पदार्थ लगा दिया गया है जिसका नाम है पोलराइज्ड पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया गया है और यहाँ पे केवल सीधे कंपन से क्या हो रहा है? गुजर रहा है प्रकाश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगें होती हैं। ठीक है ना, जब किसी तालाब के शांत जल में कोई पत्थर फेंका जाता है तो आप देखते हैं कि जल के पृष्ठ पर जो उठती है तरंगें, जैसे उसमें एक लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वो कैसी होती है? तो वो लहरें जो होती हैं वो एक वेव की तरह होती हैं और वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती हैं। उसमें दोनों दिखता है हमको।
देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो फ्रेंड्स, जल की सतह पर उत्पन्न विक्षोभ के कारण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर को एनालाइज करिए अच्छे से और अपना आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। बात समझ रहे हैं? आर्द्र वायु में क्या होता है? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व, डेंसिटी कम होती है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। दोस्तों देखिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। ठीक है ना, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में जो है कम होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग अधिक होता है। जाहिर सी बात है, अगर व्युत्क्रमानुपाती होगा माध्यम के, तो अगर माध्यम का घनत्व कम होगा तो ध्वनि का वेग जाहिर सी बात ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समयावधि है। तो इसमें आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है इसका तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो 2 सेकंड होता है। ठीक ना, जो सेकंडों का लोलक होता है वो 2 सेकंड का होता है। समझ रहे हैं? आइए देखते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, सेकंड लोलक वह लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। लोलक का आवर्तकाल एक निश्चित बिंदु से वापस उसी बिंदु तक पहुंचने वाले समय को कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, जो घड़ियों में लगा होता है एक, जिसको बोलते हैं पेंडुलम, उसी को बोलते हैं लोलक। ठीक है, उसका मतलब जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड का होता है। वो 2 सेकंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और पहले स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके लिए 2 सेकंड लगता है। तो देख चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने जस्ट वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि होती है, कितनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 सेकंड होती है। ये बी नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड के पेंडुलम की जो काल अवधि होती है वो कितनी होती है? 2 सेकंड की होती है। समझिए इसको आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल बाद पुनरावृत्ति होती है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। उसको बोलते हैं आवधिक गति। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं आवधिक गति। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी पिंड की ऐसी गति जिसकी कुछ समय बाद या कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, उसको बोलते हैं आवधिक गति या पेरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक ना, कुछ समय के बाद क्या हो, उस गति का पुनरावृत्ति हो, तो उसको बोलेंगे आवधिक या फिर पेरियोडिक मोशन। ठीक है, आवधिक गति। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? परावैंगनिक किरणों में जो ऊर्जा होती है वो किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, समझिए। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखो। दोस्तों देखिए, अवरक्त किरणों की तुलना में परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा, जबकि देख रहे हैं, अवरक्त किरणों की तुलना में परावैंगनिक किरणों में अधिक ऊर्जा होती है, जबकि एक्स एवं गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। समझ रहे हैं? किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है, अर्थात आवृत्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी क्या होती है? अधिक होती है। समझ गए इसको आप? इसको फिर देखते हैं एक बार। अवरक्त किरणों की तुलना में परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा अधिक, समझ रहे हैं ना, जबकि एक्स और गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। समझ रहे हैं?
किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है, अर्थात आवृत्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी अधिक होती है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो रोगाणु नाशक के रूप में किया जा सकता है। समझ गए इसको आप? जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग हम करते हैं रोगाणु नाशक के रूप में। देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य को। बस इतना ही है कि जल उपचार में परावैंगनिक प्रकाश का प्रयोग रोगाणु नाशक के रूप में किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट को। दोस्तों देखिए, ब्रिटिश भौतिकविद सर विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य मापने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमापी का निर्माण किया था। समझ गए? इसलिए इससे उससे मापन किया जाता है। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या? आपको आंसर पता हो तो पहले अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, यानी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। समझ गए ना? रडार का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि उससे क्या हो, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान की जा सके और उनका पता लगाया जा सके। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर इसमें से एक्सट्रैक्ट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, यानी लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। समझ गए ना? आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों, आप देखिए, दृश्य प्रकाश के विकिरणों में नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम। क्या कह रहे हैं? दृश्य प्रकाश के विकिरणों में नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम। नीले का नहीं होता है, अगर हम उसकी देखें क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें जो 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश से जो निकलते हैं, उसमें सबसे जो कम तरंगदैर्ध्य होता है वो बैगनी का होता है। ठीक है, लेकिन लाल से अगर बात करें, लाल से कम होता है तो लाल से कम नीले का भी हो सकता है। ठीक ना, नीले का लाल से काफ़ी कम होता है तरंगदैर्ध्य। ठीक है, जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। समझ रहे हैं? वायु कणों द्वारा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा कोहरे, वर्षा आदि परिस्थितियों में भी लाल प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दृश्य होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य होता है ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, तथा कोहरे, वर्षा आदि परिस्थितियों में भी लाल प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक दूरी तक दृश्य, मतलब बहुत दूर तक ही दिख जाता है, बहुत दूरी तक ही वो हमको दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं ना? सबसे अधिक होता है वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ठीक है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति, मतलब जो प्रेषित कहने का जो भेजा जाता है, जो सिग्नल भेजा जाता है, ठीक ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्रेषित संकेत की फ्रीक्वेंसी, वो इसकी क्या है? दूरदर्शन चैनल की विशेषता है। जितने भी चैनल होते हैं टीवी पर, टीवी जो है फ्री डिश हो चाहे पैड हो डिश हो, उस सब में जो जितने भी आते हैं चैनल, उन सब वो किस पर डिपेंड है? वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। ठीक है, जो उसका हेड ऑफिस है जहाँ से उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी यहाँ तक भेजा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? पहले वहाँ से फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाएगा सेटेलाइट तक, और वहाँ से फ्रीक्वेंसी कहाँ तक आता है, फिर सेटेलाइट से होके हमारे घरों तक आता है फ्रीक्वेंसी, जिसके थ्रू हम चैनल को देख पाते हैं अपने टीवी पर। समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है कि दूरदर्शन चैनल की विशेषता क्या है? तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी
ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का होता है ऐसे मात्रक हर्ज, क्या होता है, हर्ज होता है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हर्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ज क्या मापने की यूनिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट। ठीक है, क्या है, तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। समझ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, माइक्रोफोन द्वारा, इसको बोलते हैं माइक, उसके द्वारा। ठीक ना, यानी ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो माइक्रोफोन द्वारा, जिसको माइक कहते हैं ना, जिसमें हम बोलते हैं, उसी को। समझ रहे हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित या फिर भेजा जा सकता है, जाता है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, तो तापमान मापने के लिए किया जाता है। समझ गए इसको। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स, बोलोमीटर का प्रयोग उष्मीय विकिरण मापने के लिए, किसको, उष्मीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी रिएक्टर पैमाना उसको बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए, रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसका पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। ठीक है, यानी रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल बोलते हैं, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। पद अधिकेंद्र का संबंध किससे है। ठीक है, जो एक पद यहाँ पे है, यानी चारों यहाँ पे है पद से संबंधित है यहाँ पे ऑप्शंस। तो ये जो पद है अधिकेंद्र, एपिसेंटर बोलते हैं, इसका संबंध किससे है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भूकंपों से संबंध है। किस, यानी यह पद लिखा है, यानी अधिकेंद्र, इसका संबंध किससे है, तो भूकंपों से है। समझ गए। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु को केंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो बिंदु है उसे अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहा जाता है। समझ गया ना। जैसे मान लीजिए इस एरिया में भूकंप आया, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो मिट्टी है ये एरिया में, ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए इस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे धरती के अंदर यहाँ पे भूकंप जनरेट हुआ। ठीक है, तो उस बिंदु को बोलेंगे जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ धरती के अंदर, उसको बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और उसी बिंदु के जस्ट ऊपर धरती के ऊपर जो बिंदु होगा जहाँ पे पहली बार भूकंप का एहसास होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे, सपोज करिए यहाँ पे धरती के ऊपर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अधिकेंद्र, जिसको बोलते हैं एपिसेंटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डेसिबल। क्या हो जाएगा, डेसिबल है। समझ गए। चलते हैं इसके बारे में देखते हैं कुछ। सो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल, संक्षिप्त में डीबी कहलाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 45 से 55 डेसिबल तक शोर की स्वीकार्य सीमा है। सबसे अधिक रॉकेट इंजन की ध्वनि 120 से 200 डेसिबल तक होती है। समझ रहे हैं ना। जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उससे काफ़ी अधिक मात्रा में शोरगुल होता है, ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, जो आसपास के जंगल में जो जीव जंतु जानवर हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते होंगे, काफ़ी ज़्यादा उनसे अफेक्ट होते होंगे। ठीक है, उस ध्वनि प्रदूषण से। तो समझ गए इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन डी, ध्वनि स्तर का एक माप है, ठीक ना। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर का एक माप है। देखते हैं इसके बारे में, कुछ दिया नहीं है खास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों शोर को किस में मापा जाता है? शोर को या फिर ध्वनि को किस में मापा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तुम उसको मापते हैं डेसिबल में, इसको डी बी भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यही है, ध्वनि की तीव्रता का से मात्रक क्या होता है? तो वही होता है कौन? डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, तो कितना शोर होना चाहिए एक आवासीय स्तर में जहाँ पे लोग निवास करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सॉरी बी नहीं, ऑप्शन ए होगा। आंसर होगा 45 dB, यानी 45 डेसिबल होगा। समझ रहे हैं ना? रात के समय जो आवासीय क्षेत्र में शोरगुल का अनुमत स्तर है, जो अनुमति मिली हुई है, आप इतने तक शोरगुल हो सकती है और उसे स्वीकार्य है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो कितना है वो? 45 डेसिबल होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर तक पहुंचती हैं? क्या क्वेश्चन है? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, जिसको बोलते हैं विकिरण, रेडिएशन द्वारा, ठीक ना। वो रेडिएशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है? पृथ्वी तक सूर्य से पहुंचती हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों को। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती हैं। विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए इसको आप? क्या कह रहा है? विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो निर्वात में चलती है। समझ रहे हैं? चलते अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो रोन्टगन ने की थी। कौन की थी? रोन्टगन ने, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों देखिए, एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर के रेंज में होती है। इसे रोन्टगन विकिरण भी कहते हैं, जो कि इसके अन्वेषक मतलब खोजकर्ता विल्हेल्म कॉनरेड रोन्टगन के नाम पर आधारित है। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? क्या क्वेश्चन है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अल्फा किरण है। कौन है? अल्फा किरण है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों देखिए, न्यूनतम पारगम्य शक्ति, ठीक है, से युक्त किरणें अल्फा होती हैं। समझ रहे हैं ना? जिनका पारगम्य न्यूनतम होता है, पारगम्य शक्ति जो होती है वो न्यूनतम होती है, वो किरणें कौन होती है? वो अल्फा किरणें होती हैं। ये किरणें अल्फा कणों की बनी होती हैं, जिन पर 2 धनात्मक आवेश 2 प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। समझ रहे हैं? अल्फा किरणें एक पेपर की पतली शीट द्वारा भी रोकी जा सकती हैं, मतलब उतनी ज़्यादा पारगम्य शक्ति में नहीं होती है, इसलिए वो एक पेपर की पतली शीट द्वारा भी क्या रुक सकती हैं, वो उसको पार नहीं कर सकती। सभी प्रकार की किरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। जो गामा किरणें होती है उनकी जो पारगम्य क्षमता होती है, भेदन क्षमता होती है, वो सर्वाधिक होती है। यदि भेदन क्षमता के आधार पर उक्त किरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो ये क्रम इस प्रकार का होगा, ठीक है। यानी अल्फा किरण सबसे कम भेदन होगा, उसके बाद बीटा किरण होगा उसका भेदन, उसके बाद एक्स किरण का होगा, उसके बाद क्या लिखा है? गी किरण, मतलब जी किरण। जी किरण क्या होता है? गामा किरण उसको बोलते हैं, वो होगा। यानी सबसे अधिक जो होगा भेदन क्षमता वो क्या होगा? वो गामा का होगा। ये आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है, सबसे कम अल्फा का होगा और सबसे अधिक गामा का होगा। समझ रहे हैं ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, मानव शरीर में विकिरण
एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? समझ रहे हैं? मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम में मापा जाता है। ठीक है, रैम में। देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, आपके सामने है, मानव शरीर पर एक्स व गामा किरणों का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। इनसे कोशिकाओं की संरचनात्मक क्षति हो सकती है। मानव शरीर पर विकिरण के कारण हुई क्षति को रैम में मापा जाता है। समझ रहे हैं इसको आप? इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामने है स्क्रीन पर, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन अपना आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। समझ रहे हैं ना कि एक्स किरणें क्या होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता के ही केवल विद्युत और चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती हैं। समझ रहे हैं ना? विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता के, वहाँ पर किसी माध्यम की अदर जरूरत नहीं होती है, बिना किसी माध्यम की सहायता के ही केवल विद्युत एवं चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती रहती हैं। उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। समझ गए? तो एक्स किरण भी क्या है? विद्युत चुंबकीय। एक्स किरण भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। एक्स किरणों, जो एक्सरे बोलते हैं, का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? यानी एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुमूल्य पत्रों एवं हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए हम एक्सरे का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? देखते हैं इसके बारे में कुछ। सो फ्रेंड्स, एक्स किरणों, जिसको एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे का प्रयोग करके बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाया जा सकता है। एक्स किरण विवर्तन पैटर्न के द्वारा हीरो तथा बहुमूल्य पत्थरों की क्रिस्टलीय शुद्धता एवं उसमें अन्य खनिजों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हैं ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। ठीक ना? अनुमत स्तर मतलब इतनी शोरगुल अगर होती है तो वो स्वीकार्य है, अगर उससे ज़्यादा शोरगुल होगी तो वो क्या होगी? कानूनन अपराध होगी। समझ रहे हैं? तो क्या क्वेश्चन है? रात के समय आवासीय क्षेत्र में जहाँ पे लोग निवास करते हैं, शोर का अनुमत स्तर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 45 डेसिबल जो है वो ही क्या है? शोर का अनुमत स्तर है आवासीय क्षेत्रों में। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक, आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 55 डेसिबल है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा कितनी है? तो 45 डेसिबल है। समझ गए इसको आप? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 20 के हर्ज से ऊपर बध। समझ रहे हैं? पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, तो 20 के हर्ज से ऊपर, उपरद मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पराश्रव्य शब्द उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। समझ रहे हैं ना? अगर पराश्रव्य शब्द उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई, यानी साफ नहीं सुनाई देती, बहुत तेज होती है। ठीक है, मानव कान लगभग 20 हर्ज से लेकर 20 के हर्ज तक, यानी 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि तरंगों, जिसको बोलते हैं श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। प्रायः 20 के हर्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? 20 के हर्ज मतलब 20 के मतलब 20,000 और हर्ज मतलब हर्ज, तो 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, यानी 20 से 20,000 हर्ज जो है, अगर डेसिबल की अगर कोई ध्वनि होगी उसकी आवृत्ति होगी तो समझ रहे हैं ना, यानी अगर ध्वनि की जो आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की फ्रिक्वेंसी कितने से 20 से और 20,000 के बीच होगी तो ये क्या होगा, ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। समझ रहे हैं इसको आप? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, या फिर देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को दोस्तों दिया नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए ध्यानपूर्वक। पराध्वनिक विमान नामक, सुनिए क्या क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसको बोलते हैं ध्वनि बूम, उसको बोलते हैं साउंड बूम, बोलते हैं बूम, ठीक है। तो पराध्वनिक जो विमान होते हैं, जो काफ़ी जो तेज़ आवाज़ करने वाले विमान होते हैं पराध्वनिक, ठीक है, काफ़ी उनकी आवाज़ तेज़ होती है, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो मतलब विमान होते हैं वो क्या करते हैं, वो ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं? देखते हैं इसके बारे में, तो कुछ खास दिया नहीं है, बस इतना ही है कि पराध्वनिक विमान ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग उत्पन्न पैदा करते हैं। देखिए तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जितनी MCQs हैं उसको आपने लगाया होगा, कितना लगाया आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके अपना इसको समझिए आपका अपना चैनल है और इसको नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।